Let us start our interaction, and basically we will be trying to focus on the general aspects of the UPSC, and then we will also focus on some particular aspects as well. So first of all, let me try to introduce first of all about myself. So my name is Kaushal Kishore, and currently I am in Indian Forest Service. I actually hail from Gaya town in Bihar, and I have been allocated Punjab cadre. So currently अभी मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून में. Okay, so I think it is audible to everyone, right? So this is the general introduction about me, and after this 1.5 year of training, we will be getting into the district where our respective cadres are there. Okay, so Nikhil Preet is there, who is from Punjab, Amritsar. Nice to meet you, Nikhil. Okay. सो आफ्टर दिस मैं थोड़ा अपने प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, एंड देन विल बी मूविंग ऑन कि जो तीनों स्टेज है हमारे यूपीएससी के कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उन तीनों के बारे में हम स्टेज वाइज उन तीनों को अलग अलग हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. थोड़ा सा मैं ज्यादा टाइम देना चाहूंगा ऑन द प्रीलिम्स एस्पेक्ट, क्योंकि प्रीलिम्स इज कमिंग इन लेस देन 2 months आई थिंक. या so it is 29 March today, and 28 May is the prelim. So less than 2 months are there. So so about my preparation journey, like any other candidate, I faced my ups and downs. So basically, I got selected in my 5th attempt, and during that whole time, I was also working. So I will also try to touch upon one very important aspects कि सर हमें जॉब करना चाहिए कि नहीं जॉब करना चाहिए जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं. और एक बड़ा खास सवाल होता है कि हमारे पास प्लान बी होना कि नहीं चाहिए जब हम प्रिपरेशन कर रहे हो. तो इसके बारे में तो वैसे मैं लास्ट हमारे टाइम होगा जो हमारा सेशन का, वहां पर मैं इसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा. फिलहाल मैं जो स्टेज वाइज है अपना कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उनको मैं एड्रेस करने की कोशिश करता हूं. तो सबसे जो पहला स्टेज है वो बेसिकली प्रीलिम्स स्टेज है. और जैसा कि हम आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें 2 पार्ट होता है, GS1 और GS2 का. GS2 को सीसैट भी कहते हैं, और सीसैट आजकल एक्स्ट्रा चर्चा में रहता है क्योंकि काफी अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो कि इंजीनियर्स होते हैं, IIT से होते हैं, वो भी सीसैट में कभी कभी उनको चकमा दे जाता है हाल फिलहाल में. तो सीसैट को भी हम थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले मैं जो GS1 है उसके बारे में बात करता हूं. तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो कि एक न्यू कैंडिडेट के दिमाग में आता है कि जो बुक कौन सी प्रीफर करनी चाहिए हमें, एंड अपार्ट फ्रॉम बुक लिस्ट, कि अगर बुक लिस्ट अगर सब लोग सेम फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई प्रिपरेशन में आगे चला जा रहा है और उनका सिलेक्शन हो जा रहा है और कोई किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है. तो सबसे पहला पॉइंट जो एक नॉर्मल बुक लिस्ट, और ये तो आपको खैर कहीं भी मिल जाएगा, बट स्टिल मैं इसको आपको बताता हूं कि जो मैंने जो यूज करा है, ये मैंने यूज करा था कि जो अपना इकोनॉमी है उसके लिए जो मुरनाल सर के जो हैंडआउट्स हैं, वो उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए. और अगर आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं मुरनाल सर के तो बहुत ही बढ़िया है. और अगर आप ये हैंडआउट और लेक्चर के साथ करते हैं तो जो इकोनॉमी के एटलीस्ट जो 20 क्वेश्चंस आते हैं एवरी टाइम इन द प्रीलिम्स, वो आप बड़े ही इजीली टैकल कर ले जाएंगे. डेफिनेटली उसमें भी 20 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, and you will need to apply your brain then and there only. but still आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाएगी आफ्टर डूइंग मुन्नाल सर क्लासेस कि आप वो बाकी 5 क्वेश्चंस को भी बड़े ही इजीली आप कर ले जाएंगे. बात करते हैं पॉलिटी की, तो लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक है, और लक्ष्मीकांत को आपके जो पहली बार में तो और दूसरी बार में तो पूरी बुक पढ़नी है आपको कवर टू कवर डेफिनेटली. लेकिन जब उसके बाद आप सब्सिक्वेंटली जब रिवीजन कर रहे हैं तो देयर आर सर्टेन फोकस एरियाज जहां पर कि यूपीएससी नॉर्मली क्वेश्चंस ज्यादा पूछती है उस एरिया से, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब कुछ सेक्टर्स हैं जो कि आपको ज्यादा फोकस होगा लक्ष्मीकांत के पॉलिटी में. बात करते हैं ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का ऋषिकेश दुधत सर का लेक्चर्स और उनके नोट्स बहुत ही हैंडी होते हैं, और उनके कुछ अराउंड 56 लेक्चर्स के क्लासेस हैं और साथ में नोट्स भी अवेलेबल होता है मार्केट में. वो फॉलो करना मोर देन इनफ है ज्योग्राफी के लिए. 4-5 साल पहले ऐसे था कि अगर आप केवल ज्योग्राफी के क्लास 11-12 पे एनसीईआरटी पूरा करते हैं तो आपका काम हो जाएगा. लेकिन अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस का है वो काफी ऊंचा चला गया है.
इसके लिए केवल एनसीईआरटी पर रिलाई करना एक सेफ बेट नहीं मान सकते हैं। बात करते हैं इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट की जो पीएमएफआईएस की जो नई बुक है, ये बहुत ही अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली सारे सेक्शंस को कवर कर लेती है। ये साथ में साथ जो मैपिंग सेक्शंस हैं, ये इनका अच्छा है कि मैपिंग सेक्शन में जितने नेशनल पार्क्स हैं, जितने टाइगर रिजर्व्स हैं, और खासकर वैसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज तो बहुत सारे हैं और उनको याद कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व को आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से नेशनल पार्क्स कौन से स्टेट में हैं, और अगर उस नेशनल पार्क्स के थ्रू अगर कोई करती है तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। सेम गोज फॉर टाइगर रिजर्व कि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व आपको मालूम होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में यू शुड ट्राई टू फोकस अपॉन ओनली दोज वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज जो कि मोर इन न्यूज रहते हैं इन पर्टिकुलर ईयर। फॉर एग्जांपल 2017 में चंबल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में पूछा था, क्योंकि घड़ियाल री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम वगैरह वहां पर चल रहा था। ठीक है, तो आप ऐसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को फोकस करेंगे जो कि करेंटली न्यूज चल रहा हो टाइम में। तो ये अपनी हो गई इन्वायरमेंट की बात। हिस्ट्री की बात करते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए डेफिनेटली आपका जो स्पेक्ट्रम है उसके बियॉन्ड आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, और खास करके स्पेक्ट्रम तो अब और भी थोड़ा बल्कि हो गया है कंपेयर टू 3 to 4 इयर्स बैक। लेकिन अच्छी बात यह है कि चीजों को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस उन्होंने कवर कर लिया है चीजों को। फिर बात करते हैं एंशियंट और मेडिवल के लिए, तो एंशियंट मेडिवल के लिए मैं ये सजेस्ट करता हूं कि एक बार आपको एनसीईआरटी गो थ्रू करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी गो थ्रू कर लोगे आप तो जो जनरल क्रोनोलॉजी है एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का, और जो इसका कंसेप्चुअल पार्ट है वो भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन मैं साथ में ये भी मानता हूं कि केवल एनसीईआरटी पे रिलाई कर पाना, और खास करके ये एंशियंट मेडिवल के लिए एक थोड़ा सा डेंजरस होगा। और इसके लिए मैं एक हाल फिलहाल मार्केट में कॉस्मोस पब्लिकेशन की बड़ी लंबी सी एक कैलेंडर टाइप एक नोट्स आती है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप की तरह में चीजों को वहां पर काफी अच्छे तरीके से टाइमलाइन मैनर में चीजों को दिखा दिया है। वो एक अच्छा सोर्स है अभी के टाइम में एंशियंट और मेडिवल के लिए। लेकिन उसमें भी कौन से एरिया को ज्यादा फोकस करना है, ये मैं अभी आगे आने वाले कुछ टाइम में मैं आपको बताता हूँ। देन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चंस बेसिकली क्या होता है कि मोस्टली वो करंट अफेयर्स के होते हैं और वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड रहते हैं। एप्लीकेशन ओरिएंटेड में रहने का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो वो ये नहीं पूछेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इनर जो उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है या फिर कैसे काम करता है, ये नहीं आएगा प्रीलिम्स में, बल्कि ये आएगा कि उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे आप 2020 में आपने क्वेश्चन देखा होगा कि एज पर करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस या फिर सेक्टर्स। तो उसमें आपको बेसिकली चूज करना था कि कौन कौन सेक्टर में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका अप्लाई हो रहा है। तो साइंस एंड टेक में आपको जो आपका जो एप्लीकेशन बेस्ड जो पार्ट है वो ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। लेकिन साथ में साथ आपका हर एक जो अपना साइंस एंड टेक में, जैसे कि स्पेस साइंस है, तो उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट है। वैसे ही नैनो साइंस वाला है तो उसका भी थोड़ा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट का मतलब क्या हुआ, इसको मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर स्पेस साइंस पढ़ रहे हैं आप उसमें साइंस एंड टेक में, तो आपको ये तो मालूम होना ही चाहिए कि भाई 3 टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और फिर वो हायर अर्थ ऑर्बिट। साथ में जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट में ये भी आ जाएगा कि लोअर अर्थ ऑर्बिट पे कौन सा टाइप का सैटेलाइट होता है, फॉर एग्जांपल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। देन मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे कौन सा सैटेलाइट होता है, देन आपका हायर अर्थ ऑर्बिट पे कौन सा सैटेलाइट होता है। सिमिलरली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो अपन अलग अलग टाइप के होते हैं कि जीएसएलवी, या फिर जीएसएलवी में भी मार्क 1 मार्क 2 मार्क 3 इस तरीके से, या फिर पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये हर एक साइंस एंड टेक के टॉपिक में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बेसिक कॉन्सेप्चुअल वाली पार्ट है। देन उसके ऊपर आप जो करंट अफेयर्स के जो चीजें आ रही हैं उसको आपको बिल्डअप करना पड़ेगा उसके बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पढ़ा IRNSS के बारे में, जो कि नाविक है, जो कि अपना एक जीपीएस फॉर्म, जैसे वो जीपीएस है ना यूएसए का, तो जीपीएस, तो IRNSS बेसिकली जीपीएस फॉर्म ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कौन से ऑर्बिट पर ये इसको लॉन्च करी जाएगी, यहाँ पर कहां पर से वो काम कर रहा है, देन ये कितने एरिया ऑफ इंडिया या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करता है, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए।
और इसमें भी टेक में भी कितने डेप्थ तक किसी चीज में जाना है ये आपको कैसे चलेगा, ये आपको मालूम चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एक बार देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। जैसे मैं आपको यही नाविक का ही एग्जांपल लूं, तो नाविक में बेसिकली ये इतना ही पूछा गया था कि नाविक का एक्सटेंट क्या होगा, कि कितने एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करने वाला है और कब लॉन्च होने वाला है ये, ठीक है। और साथ में कितने सैटेलाइट के कॉम्बिनेशन से ये अपना टोटल सिस्टम नाविक का है ये जो बन पा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहां से मालूम चलेगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। देन आपका आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में मैं ये कहूंगा कि कंपाइलेशंस भी अच्छे होते हैं कोचिंग के, जैसे कि सुने आईएएस या फिर विजन आईएएस का पीटी 365, बट जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनका जो सिग्निफिकेंस है उसका नो कोचिंग मटेरियल कैन रिप्लेस दैट सिग्निफिकेंस। और जैसे ये आपको मैं एग्जांपल्स बताता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जो प्रीवियस ईयर में सॉल्व करा है। फॉर एग्जांपल थर्ड पे क्वेश्चन आया था 2018 में, और वो थर्ड वाज वेरी मच इन न्यूज इन दैट ईयर। तो डेफिनेटली जो लास्ट मंथ्स में कंपाइलेशंस ऑफ कोचिंग्स पढ़नी है ये तो कुल श्योर है, बट आपको जो न्यूज़पेपर है एक स्टैंडर्ड, आपको द हिंदू फॉलो करो या फिर इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करो, फर्क नहीं पड़ता। पर्सनली आई फॉलोड द हिंदू, और उससे जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्डअप होती है कि पूरी की पूरी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट अगर किसी चीज में हुआ है तो वो हमें पूरा का पूरा मालूम होता है। जैसे अगर रशिया यूक्रेन वॉर पर कोई भी अगर प्लेसेस इन न्यूज करके कोई क्वेश्चन आएगा, जो कि बहुत ही फेवरेट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होता है यूपीएससी का प्रीलिम्स में, कि कौन सा प्लेसेस इन न्यूज बिलोंग टू विच कंट्री। तो अगर हमने लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते आए हम लोग, तो हमें मालूम चल जाएगा कि भाई डोनेट्स या फिर जो पर्टिकुलर लुहांस जो प्लेस है वो यूक्रेन में लाई कर रहा है या रशिया में लाई कर रहा है, साइबेरिया में लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है। तो ये हो गई हमारी। देन हाँ, एक होती है मैप की, कि मैप का क्या करें, क्योंकि मैप का आजकल में और भी क्वेश्चन थोड़े काफी टिपिकल से आने लगे। इनफैक्ट लास्ट ईयर डैम पर भी क्वेश्चंस आए थे। तो जो मेरा प्राइमरी जो मैं रिलाई करता हूँ सोर्स के लिए कि मैप में कितना इन डेप्थ तक जाऊं, वो तो मैं प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उसको बड़ी अच्छे से डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी आपको। साथ में जो मैंने बताया आपको कि ज्योग्राफी के जो ऋषिकेश सर के नोट्स हैं उसमें भी काफी ज्यादा मैपिंग करा हुआ है अच्छे से। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इतने में आपका पूरा अच्छे से सेलेक्टिवली, खास करके जो वाले जो सेक्शंस हैं, नेशनल पार्क्स वाले, टाइगर रिजर्व्स वाले या फिर रिवर्स वाला का, ये सेक्शंस आप उनमें रेफर कर सकते हैं। अब जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैक्सिमम कैंडिडेट छोड़ देते हैं, और जो मैंने इनफैक्ट स्टार्ट में बताया था कि व्हाट इज दैट वन थिंग दैट डिफरेंशिएट्स द सिलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट, एंड दैट वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अगर आप बिल्कुल अच्छे से नहीं करते हैं, अच्छे से करने का मतलब ये हुआ कि उसके जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, उनके जो सारे पहलू हैं, उन सारे पहलू को एनालाइज करना, उन सारे पहलू को एनालाइज करने का मेरे ख्याल से एक 3-4 लेयर है जिसको मैं जनरली फॉलो करता था। वो 3-4 लेयर बेसिकली क्या है कि फर्स्ट लेयर में आप सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ इंफॉर्मेशन हैं, उन इंफॉर्मेशन को आपको पहले गैदर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल 2023 का प्रीलिम्स में आप बैठ रहे हैं और अगर सेम कंटेंट अगर रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में और अगर वो 2023 में है तो वो गलती हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि मनी मल्टीप्लायर का जो क्वेश्चन आया था शायद 2021 में आया था, और ये सेम क्वेश्चन अराउंड ये 2019 या 18 में रिपीटेड था ये। तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो मैं मानता हूं कि फर्स्ट लेयर में आपको सारे जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर करना पड़ेगा आपको। सेकेंड लेयर के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसमें आपको जो जो जनरल ट्रेंड्स हैं और किस तरीके से यूपीएससी गलत स्टेटमेंट या सही स्टेटमेंट को डिवाइस करती है ये आपको मालूम करना पड़ेगा। और जो आजकल आप लोग एक फैंसी सा एक टर्म सुनते हैं कि इंटेलिजेंट एलिमिनेशन ट्रिक्स, तो वो ट्रिक्स बेसिकली कुछ ये रैंडम ट्रिक्स नहीं है, वो बेसिकली बहुत ही लॉजिकल ट्रिक्स है। और वो हमने कैसे उसको डिवाइस किया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से एनालाइज करके कि किस तरीके का स्टेटमेंट यूपीएससी सही बनाती है और किस तरीके का स्टेटमेंट यूपीएससी गलत बनाती है। फॉर एग्जाम्पल एक बार इस बार क्वेश्चन आया था 2022 में कि मोनाजाइट सैंड के बारे में या फिर मोनाजाइट मिनरल के बारे में, कि मोनाजाइट मिनरल इज फाउंड अलोंग इंटायर कोस्ट ऑफ ईस्ट इंडिया या फिर वेस्ट इंडिया, कुछ ऐसा सवाल था। अब मुझे प्रीवियस ईयर के जो ट्रेंड है उससे मुझे मालूम है कि इंटायर बहुत ही एक एक्सट्रीम वर्ड है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो इंटायर कोस्ट है इंडिया का उसमें ऐसा कोई कोस्ट या फिर ऐसा कोई जगह है ही नहीं जहां पर मोनाजाइट सैंड ना मिले, है ना।
तो इस तरीके से मैं मानूंगा कि जो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये एक्सट्रीम है, और इस तरीके से ये स्टेटमेंट को मैं गलत मान करके आगे मैं प्रोसीड करूंगा उस क्वेश्चन में। तो ये तो बस एक ट्रिक हो गया। ऐसे करके और भी बहुत सारे ट्रिक हमारे पास होते हैं। जैसे कि 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि कोई वैक्सीन है न्यूमोकोकल वैक्सीन, और उस पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि न्यूमोकोकल वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट एंड एलर्जीज। अब मुझे ये मालूम है कि ये स्टेटमेंट बहुत ही एक्सट्रीम है, क्योंकि ऐसा कोई वैक्सीन नहीं होता जिससे कि बिल्कुल साइड इफेक्ट हो ही ना। आप सिंपल किसी भी चीज का वैक्सीन लेते हैं तो मतलब आपको थोड़ा सा बुखार या फिर कुछ ना कुछ स्वेलिंग वहां पर मसल्स में आ ही जाती है, तो ये साइड इफेक्ट्स भी हो गया ना, ये एलर्जीज हो ही गया। तो मुझे मालूम है कि ये वाला स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, और इस तरीके से मैं इसको गलत कर दूंगा और मैं इसको आगे बढ़ जाऊंगा करके। तो ये तो बस दो क्वेश्चन का हो गया। सिमिलरली एक एग्जांपल अगर मैं और बताऊं, जैसे रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी पे क्वेश्चन आया था 2022 में, और इस पर सपोज दैट किसी को कुछ नहीं मालूम कि भाई ये सपोज दैट आपने पढ़ा ही नहीं हो पूरे अपने प्रिपरेशन के टाइम में, बट अगर आपने केवल प्रीवियस ईयर एनालाइज किया है तो मुझे उस ऑप्शंस क्या क्या थे? एशियन डेवलपमेंट बैंक पहला, दूसरा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा था आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव, वर्ल्ड बैंक। अब मुझे ये मालूम है कि अगर मुझे थोड़ी भी क्लैरिटी अगर रहेगी कि भाई फाइनेंसिंग वगैरह कौन करता है, और मुझे मालूम है कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती है तो सबसे पहले आईएमएफ आगे आता है, ठीक है। तो ये चीज मुझे प्रीवियस ईयर से मालूम था, क्लैरिटी था, और इस तरीके से मैंने उसको आईएमएफ को लगाया और वो क्वेश्चन सही था। सिमिलरली इकोनॉमी के इंटर रिलेशंस पर काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये इंटर रिलेशंस का मतलब क्या हुआ कि रेपो रेट को हमने बढ़ाया तो इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, रेपो रेट को हमने घटाया तो इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, जो मनी मल्टीप्लायर है वो कैसे इंक्रीज या फिर कैसे डिक्रीज हो सकती है। सिमिलरली जो आपका जो फेडरल रिजर्व जो यूएसए का है, वहां पर अगर रेपो रेट बढ़ता या घटता है तो इंडिया पर क्या रिलेशंस, क्या फर्क पड़ेगा। इसके लिए मैंने अपने ट्विटर पर एक कंसाइज नोट्स भी डाला था कि इकोनॉमी में जितने इंटर रिलेशंस हैं, और ये ऐसे वाले जो इंटर रिलेशंस हैं, ये हर एक साल कम से कम 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैं मानता हूं कि जो मैंने वो एक पेज का जो शॉर्ट नोट्स बनाया है इंटर रिलेशंस पर, उससे 2 क्वेश्चंस बड़े ही इजीली सॉल्व कर लेंगे उसको। और ये मैंने अगेन कैसे मालूम किया, ये मैंने अगेन कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आए हैं उससे मैंने ये चीज मालूम किया है। देन इस साल का एक क्वेश्चन है कि नामचा बरवा कहाँ पर सिचुएटेड है, नंदा देवी कहाँ पर सिचुएटेड है, नोकरे कहाँ पर सिचुएटेड है। अगेन जैसे मैंने बताया कि अगर आपको नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और केवल स्टेट मालूम है तो आप इजिली सवाल कर ले जाएंगे। नौकरेक नेशनल पार्क कहाँ है, तो मेघालय में है वो, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सिमिलरली नंदा देवी है जो उत्तराखंड में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इनफैक्ट नंदा देवी पर क्वेश्चन तो 3-4 बार आ चुके हैं पिछले 5-6 साल में। तो मैं कहूंगा कि ये तो आप जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो तो आपको आने ही आने चाहिए, डेफिनेटली आने चाहिए आपको। तो ये मैंने इस जो ये 10 मिनट का सेशन था जो ही मैंने बताया, इसमें मैंने बताया कि टोटल प्रीवियस ईयर का कितना सिग्निफिकेंस है। तो आप होपफुली आप इस चीज को समझ पाएंगे कितना ज्यादा सिग्निफिकेंस है इस चीज का। अब इसके बाद मैं आता हूं कि करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कैसे करना है, ये अपना प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। देखो मार्केट में जितने भी कंपाइलेशंस आ जाए, जितने भी शॉर्ट नोट्स या कितना भी शॉर्ट नोट्स आ जाए, लेकिन जो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था। क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो आपका जो चीजों की अंडरस्टैंडिंग की बहुत एक ऑर्गेनिक क्लैरिटी होती है। ऑर्गेनिक क्लैरिटी का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से राहुल गांधी जो हमारे एमपी हैं, एमपी थे, उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ लोकसभा से, तो ये आपको पूरा प्रोसेस मालूम चल जाएगा कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी होती है तो ये कौन कौन सा प्रोविजन है जिससे डिस्क्वालिफिकेशन होता है ना। तो हाल फिलहाल में ही एक्सप्लेन सेक्शन में ही इंडियन एक्सप्रेस में आया था कि 3 टाइप का पर डिस्क्वालिफिकेशन होता है। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 102 से होता है, दूसरा आपका जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उससे होता है, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 8 से होता है। अगेन ये चीज आपको लक्ष्मीकांत में भी मिलेगा, लेकिन जब आपने इसको न्यूज़पेपर से सीखा है तो आपने ऑर्गेनिक मैनर में सीखा है, क्योंकि आपके सामने बिल्कुल एक रियल लाइफ एग्जांपल मालूम है किस तरीके से ये होल प्रोसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी हुआ है। इस कारण मैं मानता हूं कि जो आपका डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है और वो जो क्लैरिटी देगी, वो किसी भी कोचिंग का मटेरियल या कंपाइलेशन नहीं दे पाएगा। बट अगेन हाँ,
जब हमारे पास जब एग्जाम नजदीक होता है तो डेफिनेटली हमें कुछ कंपाइलेशंस रेफर करने पड़ेंगे, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ने में कई कई बार हम इरेगुलर हो जाते हैं। वो कुछ भी आ सकता है बीच में, मतलब कुछ शादी आ गई या फिर आपका तबीयत ही खराब हो गया, कुछ और आ गया, तो इस कारण आपका पेपर अगर इरेगुलर हो गया है तो इस मामले में जो कंपाइलेशंस हैं वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। और द पॉइंट ये आता है कि कौन सा कंपाइलेशन को हम रेफर करें। तो जहां तक बात है कंपाइलेशन की, जो मैगजीन जो विजन आईएएस की आती है वो मैं मानता हूँ काफी स्टैंडर्ड मैगजीन है और काफी अच्छा है, जो कि मेंस के अच्छा मैगजीन है। लेकिन साथ में अगर आप प्रीलिम्स के लिए अगर आप शून्य आईएएस के जो कंपाइलेशंस होते हैं टॉपिक वाइज, अगर आप वो कर ले तो वो कहीं ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि शून्य आईएएस बहुत सारी चीजों को बहुत ही कंसाइज मैनर में, लेट से कि आपका इन्वायरमेंट का अगर टोटल कवर करना है पिछले 12 या 24 महीने का जो करंट अफेयर्स है, उसको वो 40-50 पेज में पूरे का पूरा वो कंसाइज कर देता, वो पूरा का पूरा उसको कंपाइल कर देते हैं वो लोग। तो मैं मानता हूं कि शून्य आईएएस और जो करंट अफेयर्स जो विजन आईएएस है, ये आपका मोर देन एनफ होना चाहिए कंपाइलेशंस के लिए। और अगेन जैसे मैंने बताया, शून्य आईएएस प्रीलिम्स के लिए और विजन आईएएस मेंस के लिए। अगेन जब आपका मेंस का, जब आपका फाइनल एग्जाम आएगा, जब मेंस आपका आएगा, तो उस टाइम में भी कुछ कुछ कंपाइलेशंस आते हैं मार्केट में, जैसे कि अलग अलग कमिटीज के रिकमेंडेशंस के थोड़े कंपाइलेशंस आ जाएंगे। और क्योंकि हम कहते हैं कि जो मेंस में हमारे वैल्यू एडिशन का हमारे पास एक तरीका ये है कि कुछ हम कमिटीज को रेफर करें, तो ये एक तरीका है। तो देन हाँ, तो आई वॉज वेयर, हाँ, तो बेसिकली मैं पॉइंट कि कंपाइलेशन हमें कौन सा रेफर करना चाहिए। तो कंपाइलेशन से मैंने ये सारे बताया है कौन कौन सा हमें रेफर करना है। तो ये सारी चीजें, तो ये बेसिकली मोटा मोटी हमारा वन का टोटल जो रिसोर्सेज है मैंने वो बताया। देन देयर इज देन वन अनदर थिंग कॉल्ड सीसेट। सीसेट के बारे में बता रहा था कि सीसेट आजकल में काफी एक क्रुशियल एस्पेक्ट हो रहा है। जैसे मैंने बताया था स्टार्ट में कि बहुत सारे आईआईटी के लोग और बहुत सारे इंजीनियर्स भी फेल हो रहे हैं। और इनफैक्ट आपको मैं अभी अच्छे से अवेयर करने के लिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। मेरा दोस्त आईआईटी बॉम्बे का था और वो लास्ट टाइम सीसेट में फेल हो गया था। तो ये एक एग्जांपल है जिससे कि आपको मालूम चले। इनफैक्ट मैं खुद आईआईटी दिल्ली का हूँ और कुछ दोस्त थे मेरे जो जिन्होंने प्रीलिम्स में सीसेट में वो फेल कर गए थे। तो दीज आर एनफ एग्जांपल जिससे आप अवेयर हो जाएं कि सीसेट को आप लाइटली आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि सीसेट का हम कैसे टैकल कैसे करें सीसेट को। तो इसमें अगेन दो पार्ट आता है, कॉम्प्रिहेंशन एंड द मैथ पार्ट। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर कोई नॉन मैथ बैकग्राउंड का है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल मैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को सॉल्व करूंगा और मेरा ये हो जाएगा सीसेट, देन अगेन यू आर मिस्टेकन। क्योंकि जो जनरल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैथ्स वाले क्वेश्चन का और जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन का, वो ऐसा होता है कि मैथ्स वाले क्वेश्चन अराउंड 50 to 55 आते हैं एंड द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इंग्लिश वाले वो अराउंड 30 to 35 आते हैं। तो आपको मैथ्स आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, because you need to get at least 27 questions correct in order to get through the CSAT। और आपकी एक्यूरेसी जनरली लोगों की इतनी अच्छी नहीं होती है कि मैं केवल 30-35 क्वेश्चन करूं इंग्लिश का और वो मैं पास कर जाऊं। तो आपको मैथ्स वाला सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए पॉइंट ये आता है कि मैं इसको कैसे टैकल करूं। तो आप जब प्रीवियस ईयर अगेन देखोगे क्वेश्चन सीसेट वाले का ही, तो उसमें से कुछ ट्रेंड निकल कर आएगा कि देर आर सम एरिया जहां पर वो फोकस करते हैं यूपीएससी। फॉर एग्जांपल कि वो सर्कुलर टेबल वाला क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एक साल। देन वो क्वेश्चन की 5 किलोमीटर वो साउथ गया, 5 किलोमीटर ईस्ट गया, 5 किलोमीटर वेस्ट गया, तो फाइनली वो कहां पर किस पॉइंट पर है ओरिजिन पॉइंट। तो ये वाला सेक्शन, ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आते रहता है। तो ये सारे जो डिफरेंट कैटेगरी हैं, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, ये आपको देखने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर से किस तरीके से आ रहे हैं। और अब तो क्योंकि 2 साल से सीसेट को काफी सीरियसली ले लिया गया है, तो अब कोचिंग भी बहुत सारे तरीके से फॉर्मूलाज वगैरह का एक वो कंपाइलेशन वगैरह ला रही है। तो ऐसे में एक सीसेट होता है आईएएस सेतु का, उसका आप जो मटेरियल है वो रेफर कर सकते हैं, वो मोर देन एनफ होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत बार ये होता है, मतलब इनफैक्ट मेरे साथ भी होता है कि मैथ का क्वेश्चन जो कर रहे होते हैं आप ना, तो करते करते आपका काफी टाइम चला जाता है और फिर जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है उसको आप सॉल्व करने में टाइम थोड़ा कम मिल पाता है आपको। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है कि कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन में भी दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होते हैं। एक होता है फैक्चुअल क्वेश्चन और दूसरा होता है इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ पैसेज होंगे
जो आपने जनरल स्टडीज में पढ़ रखा है जीएस में, फॉर एग्जांपल कि क्लाइमेट चेंज या फिर इन्वायरमेंट या फिर कोई भी पॉलिटी को लेकर के, वो वैसे वाले कॉम्प्रिहेंशन होंगे। तो उस वाले कॉम्प्रिहेंशन में आप बिना कॉम्प्रिहेंशन को उतना टाइम दिए हुए सीधे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर डेजर्टिफिकेशन पर अगर क्वेश्चन है या कॉम्प्रिहेंशन है, तो डेफिनेटली अगर आप थोड़ा उसको स्किप भी कर देंगे ना कॉम्प्रिहेंशन को, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन इन्फरेंस बेस्ड होता है कि व्हाट इज द इन्फरेंस फ्रॉम द एबव पैसेज या फिर व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू टेल फ्रॉम द एबव पैसेज, इसमें आप डेफिनेटली बिना पैसेज को पढ़े हुए आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसको। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन में भी आप इस तरीके से एक प्रायोरिटी ऑर्डर या फिर प्रेफरेंस ऑर्डर रख सकते हैं क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का। तो ये जो मोटा मोटी बात हो गई सीसैट की, कि सीसैट का ये कितना हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि सीसैट के मैं कुछ क्वेश्चन के मैं कुछ वीडियोस बनाऊं हाल फिलहाल अभी आने वाले टाइम में, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं अगर डिटेल में अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो। देन अब बात करते हैं मेंस का, कि मेंस का किस तरीके से देखा जाए। तो जो सबसे जो पहला जो क्वेश्चन आता है दिमाग में लोगों का, कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कैसे चूज करना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए अगेन मैं हर बार यही बोलता हूं कि आप मार्केट में बहुत सारे रूमर्स रहेंगे कि ये वाले सब्जेक्ट में इतने मार्क्स मिलते हैं या फिर इसमें ये कम वाले मिलते हैं। तो ये रूमर्स को आप नजरअंदाज करें और आप उस ऑप्शनल पेपर को ले जिसमें आपको लगता है कि नहीं भाई इसमें मेरा एक्यूमेन, इसमें मेरा कैपेबिलिटी ज्यादा है। वो ऑप्शनल पेपर आपका जो आपका डिपार्टमेंट रहा है, ग्रेजुएशन रहा है जिस सब्जेक्ट में, वो भी हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है वो। लेकिन पॉइंट ये है कि ऑप्शनल पेपर इज समथिंग दैट विल रिक्वायर यू टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। मतलब इनफैक्ट ये आपको एटलीस्ट 50% और 60% ऑफ टाइम दिन में देना पड़ जाएगा आपको ऑप्शनल पेपर को। इसके लिए थोड़ा सा एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग या फिर एक इनेट इंटरेस्ट चाहिए ऑप्शनल पेपर में। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ऑप्शनल पेपर केमिस्ट्री था, तो मैंने केमिस्ट्री पेपर इसका ना रखा क्योंकि मैंने कुछ कुछ नेशनल लेवल आईआईटी जेईई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें मैंने टीचिंग किया था। तो उसे मुझे एक्सपीरियंस था कि किस तरीके से इसको करना है और किस तरीके से चीजों को एक अंडरस्टैंडिंग और एक इंटरेस्ट वाली बात है। तो इस कारण मैं आपको बताऊंगा कि सबसे जो पहला जो होना चाहिए क्राइटेरिया, ये होना चाहिए कि आपकी इंटरेस्ट कितनी है उस गिवन चीज में। अगर आपको अगेन ये भी नहीं मालूम कि भाई मेरे को कौन सा पेपर में इंटरेस्ट है या फिर किस तरीके से क्या करना है, देन अगेन मैं आपको बोलूंगा कि आप 2-2 साल का प्रीवियस ईयर जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे पास 3 ऑप्शनल पेपर है जिसमें से मुझे किसी एक को चूज करना है, तो अगेन पिछले 2 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर उन तीनों ऑप्शन का आप उठा लीजिए और एक बार देखिए उसको आप कि किसमें आपको लग रहा है कि नहीं भाई थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको उसमें है, तो आप उस ऑप्शनल पेपर को आप उसको ले सकते हैं। देन अलग अलग पार्ट है कि अब एसए और जो 4 जीएस है उसका किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले जो एसए है, एसए के बारे में मैं बता देता हूं कि एसए का ट्रेंड हाल फिलहाल के टाइम में पिछले 2 साल से थोड़ा शिफ्ट हुआ है। वो ट्रेंड का शिफ्ट क्या हुआ है कि पिछले 2 साल में जो दोनों एसेस आ रहे हैं हमारे मेंस में, वो दोनों फिलोसफिकल एसेस आ रहे हैं। तो आपकी तैयारी भी उस तरीके से ही होनी चाहिए। ठीक है, और जबकि उसके पहले क्या हो रहा था कि एक एसे फिलोसफिकल और एक एसे फैक्चुअल टाइप आपका आ रहा था। फैक्चुअल कहने का मतलब क्या है कि फैक्चुअल कहने का मतलब हुआ कि वो एक एसे जो आप जनरल स्टडीज में पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज या फिर सोशल मीडिया के यूज पर या फिर डिजिटल मीडिया के यूज पर किस तरीके से, तो वो जनरली वो उस तरीके से आ रहा था। लेकिन पिछले 2 साल से क्या आ रहा है, दोनों का दोनों पार्ट बिल्कुल ही फैक्चुअल आ जा रहे हैं। जैसे कि आप इस साल का क्वेश्चन पेपर देखोगे एसए का, तो आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरीके से मुझे तैयारी करनी है इसके लिए। जहां तक बात सोर्स की है, तो मैं शबीर अहमद सर करके हैं, एक एडुकेमी के फाउंडर हैं। उनकी जो एसए क्लासेस हैं और उनके जो एसए के नोट्स है वो मुझे काफी हैंडी लगे थे, क्योंकि उनका जो बताने का तरीका था वो बड़ा ही साइंटिफिक मैनर में था कि किस तरीके के एसए को, अगर एसए कितना भी टफ हो जाए ना, आप उनके जो स्टाइल्स उनको फॉलो करोगे आप, तो आप अच्छा एसए आप एक लिख ले जाओगे। तो ये होगी एसए की बात करते हैं जीएस 1, 2, 3, 4 का। तो अगेन जो जीएस 1, 2, 3, 4 है, इनका जो सिलेबस है बहुत ही डिटेल्ड मैनर में हमारा सिलेबस में वो मेंशन्ड है अच्छे तरीके से। और तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जितने सारे जो टॉपिक्स हेडिंग्स हैं उन पर सब पर आपके पास एक बिल्कुल रेडीमेड नोट्स तैयार होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर जीएस 1 के सोसाइटी में सेकुलरिज्म है, तो आपके पास सेकुलरिज्म का एक रेडीमेड हैंड नोट्स तैयार होना ही चाहिए कि सेकुलरिज्म का डेफिनेशन क्या है,
कौन कौन सा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो कि शो करता है सेकुलरिज्म इन इंडिया है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई सेकुलरिज्म इन इंडिया का स्टेटस क्या है, या फिर कौन से अमेंडमेंट से इंडिया में वो सेकुलरिज्म का इनपुट आया था। देन आपको साथ में 3-4 कोर्ट केसेस आपको वहां पर इनपुट करने पड़ेंगे, जिस तरीके से आप उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हो गया। सिमिलरली अगर साइबर सिक्योरिटी लेट से अगर हम मानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी अपना GS3 का सिक्योरिटी के टॉपिक में आता है ये, देन अगेन आपके लिए इसके पास भी एक रेडीमेड नोट्स तैयार होने चाहिए कि जिसमें एक डेफिनेशन स्टार्ट में लिखा हो, एक अच्छा सा लाइन फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी पर कि नाउ इन द करंट वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम लैंड वाटर एंड एयर देयर इज आल्सो अनदर फोर्थ एस्पेक्ट कॉल्ड साइबर वॉरफेयर, है ना। तो इस तरीके से आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन पहले से ही तैयार कर सकते हैं। देन अगेन उसमें उस गिवन नोट्स में ही अगर आपको कुछ कमेटी अगर आपने पढ़ रखा है तो उस कमेटी के बारे में लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल राजेश पंत कमेटी के बारे में। देन अभी का स्टेटस क्या है कि साइबर सिक्योरिटी का इंडिया का स्टेटस क्या है, कि लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स क्या क्या हैं, कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन और कौन कौन से लीगल एक्ट्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी को टैकल करता है। तो इस तरीके से जितने सारे सेक्शंस हैं GS 1, 2, 3 सब पर आपके रेडीमेड नोट्स तैयार होने चाहिए। बात है कि GS 4 का, तो GS 4 का प्रिपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, खासकर पिछले 2 साल में। इनफैक्ट इस साल का जो GS 4 का पेपर आया था वो इतना बल्कि था कि बहुत लोगों को पेपर कंप्लीट करने में परेशानी हुआ था। तो इसके लिए सबसे पहले बात यह है कि जो दोनों सेक्शंस हैं, क्योंकि दोनों में 125 मार्क्स, दोनों 125 मार्क्स मतलब केस स्टडीज और जो थ्योरी वाले पार्ट है दोनों 125 मार्क्स के होते हैं। तो हमारा जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी ऐसा ही होना चाहिए कि आउट ऑफ 180 मिनट्स हम 90 मिनट्स में हम जो 6 केस स्टडीज हैं उसको सॉल्व करें, और जो बाकी 90 मिनट्स है उसमें जो 13 क्वेश्चन हैं थ्योरी वाले उसको हम सॉल्व करें। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। इनफैक्ट मैं प्रीलिम्स और मेंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं ये मानता हूं कि प्रीलिम्स में क्या होता है कि अगर जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज है वो अगर आप थोड़ा बहुत आपने सॉल्व करा है, लेट से आपने 10-20 टेस्ट सीरीज लगा लिया है आपने, तो वो मोर देन एनफ है, ठीक है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज किया है तो आपको टेस्ट सीरीज करने की जरूरत भी नहीं है, जहां तक बात प्रीलिम्स की है। लेकिन अगर बात करते हैं मेंस की, तो आपको जो प्रीवियस जो टेस्ट सीरीज है उसका यहाँ पर बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। और ये इंपॉर्टेंस इस कारण है क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपका एक अच्छा सा स्पीड निकल कर आता है, जो कि मतलब क्योंकि हमारे पास 20 क्वेश्चंस करने होते हैं 3 घंटे में, तो उसी के हिसाब से हमें टाइम डेडिकेट करने का एक अच्छा सा प्रैक्टिस हमारे पास हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, खास करके मेंस को लेकर के। और इनफैक्ट बहुत बार ऐसे होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं वो डिट्टो वहां पर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी मेंस में भी वो आ जाता है, ठीक है। तो इस कारण मैं मानता हूं कि अच्छा खासा इंपॉर्टेंस अपना हो जाता है, खासकर टेस्ट सीरीज का यूपीएससी मेंस के लिए। देन बात करते हैं लास्ट एस्पेक्ट, ये हमारा मेंस का एस्पेक्ट हो गया। तो बात करते हैं लास्ट एस्पेक्ट जो कि इंटरव्यू का है। तो इंटरव्यू को लेकर के एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को भराया जाता है जो लोग मेंस पास कर जाते हैं। तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपके सारे डिटेल, जैसे कि आपका होम टाउन, आप कहाँ से रह रहे हो, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, आपने 10th 12th स्कूलिंग कहाँ से किया, आपकी एक्स्ट्रा करिक्स हॉबीज ये सारी चीज क्या है आपकी, या फिर आपका जो कैडर प्रेफरेंस वगैरह या फिर सर्विस प्रेफरेंस वगैरह, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती है। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन ये होता है कि जो आपका हॉबीज वगैरह है उस पर आप प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिकेट में अगर मैं हॉबी लिखता हूँ, जो कि मैं हर बार लिखता हूँ, तो मुझे क्रिकेट के बारे में हाल फिलहाल के सारे डेवलपमेंट्स मुझे मालूम होने चाहिए जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में जा रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सारे डेवलपमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे विमेन आईपीएल हाल फिलहाल में खत्म हुआ है ना, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि भाई विमेन आईपीएल में कौन कौन सी टीमें थी, क्योंकि 5-6 टीम थी मेरे शायद, और उन टीम में से कौन सा टीम जीता। सिमिलरली हाल फिलहाल में इंडिया का जिसका सीरीज चल रहा था, ठीक है, या फिर जब आपका इंटरव्यू हो तो कुछ और मैचेस चल रहे होंगे, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जो जनरल जो क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल की इंडिया में क्रिकेट ही इतना फेमस गेम क्यों है एंड व्हाई नॉट अदर गेम्स लाइक फुटबॉल और हॉकी वगैरह, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। देन कि क्रिकेट में बैटिंग काफी ज्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है, फॉर एग्जांपल ड्रीम 11 वगैरह का, तो ये सब लेकर के आपका क्या इसमें ओपिनियन है। तो ये जनरल क्वेश्चंस ये आपको डैफ को लेकर सारी चीज को लेकर प्रिपेयर होनी चाहिए। ये आपकी होगी हॉबीज को लेकर के। अगर जो आपका होम टाउन है, लेट से मेरा होम टाउन गया है,
तो मुझे गया के बारे में जो जनरल जो हिस्टोरिकल फीचर्स है, जो अभी के जो करंट डेवलपमेंट्स हैं, वो मुझे मालूम होने चाहिए। हिस्टोरिकल फीचर्स मतलब क्या हुआ कि अगर वहां पर अशोक ने बराबर केव्स बनवाया है या फिर लोमश ऋषि केव्स बनवाया है, तो वो मुझे मालूम होना चाहिए कि उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स क्या है, कि बराबर केव्स किसके लिए बनाया गया था, तो आजीविका के लिए बनाया गया था। सिमिलरली अगर बोध गया गया में है, तो मुझे बोध गया के बारे में सिग्निफिकेंस मालूम होनी चाहिए कि बोध गया और बुद्धिज्म से क्या रिलेशन है। और फिर आपका जो बोध गया से है और साउथ ईस्ट एशिया है, तो उस तरीके से कनेक्टिविटी को कैसे इंप्रूव करे ताकि ज्यादा टूरिस्ट का फॉल हो गया में और टूरिज्म से काफी ज्यादा रेवेन्यू हो। तो ये सारी चीजें हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन होता है और वो आपको मालूम होना चाहिए इस तरीके से। देन जहां तक बात है कि असली इंटरव्यू बोर्ड में जाने का, तो उसके लिए कई बार होता है कि पैनिक फील करते हैं काफी सारे कैंडिडेट्स, और उस पैनिक को थोड़ा दूर हटाने के लिए ही हमें कुछ मॉक इंटरव्यू देने चाहिए, खास करके इफ यू आर गिविंग योर इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कुछ मॉक इंटरव्यू देने चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी जो हिचक होती है बात करने की, कि सामने में अगर अगर पांच अगर काफी बड़े लोग, काफी नॉलेजेबल लोग बैठे हैं और वो मुझसे बात करना चाह रहे हैं, तो मैं किस तरीके से विथ शोइंग ऑल माई रिस्पेक्ट एंड विथ शोइंग ऑल माई टिकट्स मैं कैसे अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट कर पाऊं। तो इसके लिए मॉक को देना काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, खास करके अगर आपका फर्स्ट इंटरव्यू है तो। लेकिन देन अगेन आपको मॉक इतना ज्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि कहीं कहीं होता है कि कहीं कहीं कोचिंग में मॉक का काफी नेगेटिव रिव्यू होता है, और असली यूपीएससी इंटरव्यू उस तरीके से कंडक्ट होता नहीं है जिस तरीके से कोई कोई कोचिंग मॉक करवाते हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि अभी कि उन कोचिंग से खास करके बच कर रहना चाहिए, क्योंकि वो कोचिंग से हमारा इंटरव्यू स्टेज में हमारा मोरल डाउन हो सकता है। तो ये हो गई अपनी इंटरव्यू के लेकर के बात। अब कुछ कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं कुछ कुछ कैंडिडेट्स के, उसको मैं एक बार एड्रेस कर देता हूं, और उसके बाद में जो चैट में जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको मैं एड्रेस करूंगा वन बाय वन। तो एक क्वेश्चन ये होता है कि तैयारी के लिए कौन सा मीडियम चूज करना चाहिए, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम चूज करना चाहिए। तो देन अगेन जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ऑप्शनल पेपर को लेकर जैसा कोई इश्यू नहीं है, और जो रूमर्स होता है कि भाई इस ऑप्शन को ज्यादा नंबर मिलता है या फिर इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को ज्यादा नंबर मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कैसे रवि सिहाग ने रैंक 18 लाया, और वो भी हिंदी मीडियम के ही है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि कोई भी मीडियम से हो रैंक आते हैं। तो ये कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, जो भी पेपर में आप कंफर्टेबल पाएं, जो आप अच्छे से, आपकी अच्छी स्पीड है जिस वाले सब्जेक्ट में, जिस वाले लैंग्वेज में, वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप उस मीडियम को आप चूज कर सकते हैं, चूज करके आप आगे चल सकते हैं। बात आता है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया कैसे यूज करना है। तो सोशल मीडिया का, अब देखो बहुत लोग कहेंगे कि सोशल मीडिया हमें यूज नहीं करना चाहिए यूपीएससी के टाइम में, लेकिन मैं ये फुल्ली मानता हूं कि अगर एक बात बताओ कि अगर सोशल मीडिया, ये यूट्यूब आप यूज नहीं कर रहे होते, तो आप मुझसे कनेक्ट अभी नहीं हो पाते। यूट्यूब भी आखिर में सोशल मीडिया ही है। तो बट पॉइंट आता है कि सोशल मीडिया हमें यूज तो करना है, लेकिन हमें बहुत ही समझदारी पूर्वक यूज करना है। और देर आर सर्टेन सोशल मीडिया जिसको कि हम अवॉइड करें और कुछ को हम फॉलो करें। जैसे कि आप यूट्यूब और टेलीग्राम एक अच्छी ऐसी सोशल मीडिया है जो कि जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री लेक्चर्स, काफी सारे करंट अफेयर्स के मटेरियल, काफी सारे कंपाइलेशंस, काफी सारे आपके पास मिल जाते हैं। सिमिलरली बात टेलीग्राम की क्या है, तो टेलीग्राम पर भी काफी सारे मटेरियल्स हमें मिल जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल नोट्स वगैरह बहुत सारे टॉपर्स अपने अपने चैनल पर शेयर कर रहे होते हैं। मैं अपने कुछ कुछ नोट्स शेयर करे हैं जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो देन अगेन यूट्यूब और टेलीग्राम मैं ये मानता हूँ कि दीज आर एनफ सोशल मीडिया जिसको आप फॉलो करते हो और अच्छे से फॉलो करते हो। ये नहीं कि आपने जब यूट्यूब खोला है अपने करंट अफेयर पढ़ने के लिए, तो फिर आप कुछ बिल्कुल फिल्मी अफेयर्स कुछ देख रहे हैं। तो अगेन आप इसको देखेंगे तो आप समझदारी पूर्वक ही यूज करना है, और एक सर्टेन टाइम है कि आपने लेट से आपने 1.5 आवर या फिर 1 आवर में अपने सोशल मीडिया, आपने यूट्यूब यूज करना है, कि मैंने उतने देर में आपने जो करंट अफेयर है आपने उसको देखा, या फिर कोई और लेक्चर्स अगर आ रखा है, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट का कोई सीरीज किसी ने लाया है या फिर पॉलिटी का किसी ने सीरीज लाया है तो आपने देखा। लेकिन इसके अलावा आपको कोशिश करनी चाहिए कि और टाइम उसमें वेस्ट ना करें। तो ये सोशल मीडिया के बात हो गया। देन एक क्वेश्चन होता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन वाली बात, कि दिल्ली जाना जरूरी है कि नहीं। तो मैं मानता हूं कि दिल्ली जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, और खास करके अभी के टाइम में जब सारे रिसोर्सेज आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, सारे कोचिंग का जो वीडियोस लेक्चर सारे के सारे आप इजिली आप ऑनलाइन आपको इजिली मिल जाता है। और खासकर मैं ये मानता हूं कि जब आप फ्रॉम होम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं,
तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज होता है कि आपके पास एक इमोशनल सपोर्ट एक आपके पास होता है घर वालों के तरफ से। लेकिन हाँ, साथ में ये भी एक इश्यू है कि कहीं-कहीं होता है कि किसी के घर पे पढ़ाई का उतना माहौल नहीं होता है, तो वो थोड़ा-सा इनको इश्यू आता है पढ़ाई करने में। अगर ये केस है तो डेफिनिटली आप दिल्ली आकर के या फिर कहीं-कहीं भी जाकर के आप प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। बट आपके अभी के टाइम में ये कोई क्वेश्चन रह ही नहीं गया है कि आपको तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए कि ऑफलाइन करनी चाहिए। देन एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि प्लान बी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि प्लान बी होना चाहिए कि नहीं। पर्सनली आप कई सारे लोगों से पूछोगे तो बहुत सारे लोगों का ये लॉजिक होगा कि नहीं, आपको पहले पूरे पूरे डेडिकेटेड रहना चाहिए, आपको पूरे पूरे यूपीएससी एग्जाम पर, और उसके बाद अगर आपको देखना चाहिए जॉब के ऊपर। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पैरेलली आपको जॉब के साथ पैरेलली आपको ये प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि जॉब एक बहुत ही मेंटल सेटिस्फैक्शन और एक बहुत ही बड़ा प्लान बी देता है। और बहुत बार होता है ऐसे कि जब आप यूपीएससी का लेट से आप किसी स्टेज में फेल होते हैं, प्रीलिम्स मेंस या कुछ में भी, तो आपको बहुत बड़ा सेटबैक होता है। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो जो सेटबैक होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं कम कर देता है वो। तो मैं पर्सनली ये मानता हूं कि डेफिनेटली आपको प्लान बी रखना चाहिए, और एक जॉब आपको करना ही चाहिए अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं केवल बैठ करके पढ़ाई नहीं कर सकता हूं और मुझे केवल बैठकर पढ़ाई करने में अगर प्रॉब्लम होती है तो। देन एक और क्वेश्चन आता है कि जो स्टेट पीसीएस होता है और यूपीएससी होता है, उनको साथ में किस तरीके से मतलब टैकल करना है। बहुत बार ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब आप यूपीएससी कर रहे हैं तो आपको स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगेन मैं ये मानता हूं कि अभी के टाइम में काफी सारे स्टेट पीसीएस के, फॉर एग्जांपल यूपी स्टेट पीसीएस के और यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा सेम हो गया, खासकर मेंस का। प्रीलिम्स दोनों का डिफरेंट है, ऑब्वियसली डिफरेंट है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि दोनों का प्रिपरेशन पैरेलली किया जा सकता है। और अगर आपने इनफैक्ट यूपीएससी का अगर आपने प्रिपरेशन अपने अच्छे से कर रखा है तो जो स्टेट पीसीएस का जो मेंस है उसको सॉल्व कर पाना, उसको निकालना और आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पर्सनल एग्जाम्पल बताता हूं, इनफैक्ट मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं कि जिस साल में मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आया था उस साल में मेरा बीपीएससी का भी रिजल्ट आया था। ठीक है, और वो बीपीएससी का एग्जाम के जब मेंस था तो उस टाइम मेरा सीएससी का इंटरव्यू था और मैं अच्छे से नहीं कर पाया था बीपीएससी का मेंस। लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने यूपीएससी की तैयारी किया था तो मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग और मेरी इतनी प्रैक्टिस थी आंसर लिखने की कि मैंने उसको अच्छे से किया और बीपीएससी में भी रैंक आई। तो मेरा ये बिल्कुल मत है कि आपको स्टेट पीसीएस और साथ में यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ये तो मेरे तरफ से जो मुझे था बताना वो मैंने बता दिया। और एक बार मैं जो चैट में जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक बार देख लेता हूं। निखिल प्रीत ने बोला है कि डिड यू प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी सीएससी एंड आईएफएस टुगेदर? यस निखिल, आई प्रिपेयर्ड फॉर इस टुगेदरली। एंड देन अदर क्वेश्चन इज प्लीज गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ द फ्यूचर एंड करियर ऑफ एन आईएफएस सर्विस। हाँ, तो देखो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो फ्यूचर कैरियर है वो काफी अभी ब्राइट माना जा रहा है, क्योंकि अभी जो कैडर स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। 150 कैडर स्ट्रेंथ अभी बढ़ाया गया है। इनफैक्ट ये ऑल इंडिया सर्विस है, वन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस है, तो दैट इज इन इटसेल्फ टू एनफ टू से कि भाई इसकी इस सर्विस की कितनी इंपॉर्टेंस है। देन अदर क्वेश्चन इज why in current scenario IFS service is more important than civil service IAS? देखो ये उर्जीत का क्वेश्चन है। देखो उर्जीत, ऐसा कुछ नहीं है कि एक सर्विस किसी सर्विस के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे सर्विस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो सारे अपने अपने डोमेन्स में काम कर रही हैं। आईएएस है तो वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में काम कर रही है। आईएफएस है तो ये अपनी फॉरेस्ट के डोमेन में काम कर रही है। आईपीएस है तो अपनी लॉ एंड ऑर्डर के डोमेन में काम कर रही है। अगर ऑडिट अकाउंट सर्विस है तो वो अपने ऑडिट अकाउंट के डोमेन में काम कर रही है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से वैलिड नहीं होगा कि कौन सा सर्विस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सर्विस कम इंपॉर्टेंट है। निखिल ने बोला है कि आईएफएस इज ह्यूमन गॉड ऑफ फॉरेस्ट एंड थिंक अबाउट क्लाइमेट चेंज, हाउ इंपॉर्टेंट द रोल ऑफ आईएफएस इज गोइंग टू बी इन फ्यूचर। हाँ, बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज डिस्क्राइब द ट्रेनिंग एंड एडवेंचरस एक्टिविटीज ऑफ एन आईएफएस सर्विस। ये क्वेश्चन किसका है? उर्जीत का। तो उर्जीत, ये हमारी जो आईएफएस की ट्रेनिंग होती है टोटल 16.5 मंथ्स की होती है, जिसमें कि हमारे अलग अलग टूर्स, जिसमें कि डोमेस्टिक टूर्स भी होता है इन्वॉल्व और साथ में फॉरेन टूर्स भी इन्वॉल्व होता है और साथ में क्लासेस भी पैरेलली चलते रहती है। इनफैक्ट आपको अभी हाल फिलहाल में ही हम लोग चंद्रपुर महाराष्ट्र गए थे, जहां पर टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व वगैरह हम लोग घूम कर आए थे।
तो ये हाँ, टूर्स और ये एक्टिविटीज सारी साइमल्टेनियसली चलती रहती है। शिवेंद्र का क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस के साथ यूपीएससी 2024 को कैसे टारगेट करें, इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये शिवेंद्र डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप बिलोंग कर रहे हैं यूपी से, तो आपका मेंस का जो अप्रोच है वो काफी ज्यादा सेम होगा स्टेट पीसीएस और आपका यूपीएससी का। अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो बीपी ऑप्शनल का पेपर है, उसका मार्क्स नहीं जुड़ने वाले और उसका केवल एमसीक्यू पेपर होने वाला है। तो अगेन ये डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं एंड देन अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन एक डिफरेंस जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के प्रीलिम्स में, कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जैसे मैंने बताया कि काफी सारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो काफी ज्यादा एक एनालिटिकल या फिर एप्लीकेशन बेस्ड होता है, जबकि स्टेट पीसीएस में बिल्कुल फैक्चुअल होता है। अगर आपको वो फैक्ट नहीं मालूम तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये एक थोड़ा डिफरेंस होता है। बट अगेन स्टेट पीसीएस के जब प्रीलिम्स हो रहा हो तो लास्ट के 1 मंथ या 1.5 मंथ में जो उसके कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स के, उसके और साथ में एक बुक आती है, उसका मैं अभी नाम भूल रहा हूँ। उस बुक से बेसिकली क्या होता है ना कि उन्होंने क्या करा है, जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, फॉर एग्जांपल बिहार के, यूपी के, झारखंड के, उन्होंने एक जगह कंपाइल कर दिया उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप उनको एक रेफर करके कम टाइम में आप स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स को आप इशू कर रिजॉल्व कर सकते हैं। अखिलेश्वरी का क्वेश्चन है, करंट को कैसे कवर करें। इसके बारे में मैंने वीडियो के पहले में बताया करंट को कैसे करना है, और करंट का जो दोनों पार्ट है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों वाला पार्ट को किस तरीके से करना है। तो अखिलेश्वरी आप एक बार वीडियो के पहले देख लेना तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी उस चीज की। देन अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन आईएफएस सर्विस एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल। ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए शायद मैं कॉम्पिटेंट उतना नहीं हूँगा, लेकिन जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अब होती हैं ट्रेनिंग एकेडमी में, उसके बारे में मैं बता सकता हूँ कि हमारी एकेडमी में जितने गेम्स हैं सारे खेलने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं और प्रॉपर फील्ड्स भी है। फॉर एग्जांपल स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी सारा चीज हो। और एक नेशनल लेवल पर एक होता है ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट भी होता है, जो हाल फिलहाल में कंक्लूड किया पंचकुला हरियाणा में। तो अगर आप काफी अच्छा अगर परफॉर्मर हैं किसी भी गेम में, तो आप वो फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में जाएंगे, और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं डेफिनेटली आप वहां से अपना अपना रिकॉग्निशन आप अर्न कर सकते हैं। देन उर्जित का एक और क्वेश्चन है कि इज इन आईएएस सर्विस प्रमोशन इज शॉर्ट पीरियड देन द सिविल सर्विस आईएएस। अलग अलग सर्विस का अलग अलग डोमेन है, तो ये आपको ज्यादा चिंता की बात नहीं है कि किसकी शॉर्ट पीरियड की प्रमोशन होती है। आखिर में ये है कि सबको तीनों को तीनों ऑल इंडिया सर्विस है, और आपको सर्विंग आपको जो लास्ट ईयर ऑफ रिटायरमेंट है वो सारे ईयर्स की सेम ही है ना। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप अपने कौन से एज पर आप सर्विस में एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा अगर 30 ईयर के एज पर एंटर करता है तो ऑब्वियसली उसके पास कम ईयर्स है अवेलेबल सर्विस के लिए एज कंपेयर टू कोई। देन अगला क्वेश्चन है, माय ऑप्शनल इज एग्रीकल्चर एंड बॉटनी, सो प्लीज गाइड हाउ टू कवर इट आफ्टर प्रीलिम्स एंड कैन यू गिव योर प्रीलिम्स एंड मेंस नोट्स। ठीक है, देखो मेरा ऑप्शनल जो था वो फॉरेस्ट्री एंड केमिस्ट्री था। तो ये दोनों जो ऑप्शनल है इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन कुछ मेरे बैचमेट्स हैं जिनके ये ऑप्शनल एग्रीकल्चर एंड बॉटनी है, तो मैं आपको उनसे कनेक्ट कर दूंगा, और अगर आपको जो भी नोट्स चाहिए आपको वो अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हो उस चीज को। और कैन यू गिव योर प्रीलिम्स एंड मेंस नोट्स। हाँ, तो मैंने जो टेलीग्राम चैनल बना रखा है उस पर मैंने कुछ कुछ अपने प्रीलिम्स का जो नोट्स है, जो शॉर्ट नोट्स जो मुझे लगा कि ये हैंडी हो सकता है, उसको मैंने शेयर कर रखा है। और साथ में कुछ बिल्कुल शॉर्ट नोट्स उसको मैं अपने ट्विटर के अपने अकाउंट है, प्रोफाइल है, उस पर भी मैं कभी कभी शेयर कर देता हूँ। तो ये आप इन दोनों को ट्रैक रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको अकाउंट का लिंक चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। और ये यूट्यूब का, सॉरी, ये आपका ट्विटर का है और ये आपका इंस्टाग्राम का है, ये सॉरी टेलीग्राम का है ये। एक सेकेंड, ये आपका इंस्टाग्राम टेलीग्राम का हो गया ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज
सर, आई हैव कंप्लीटेड द बेसिक सिलेबस फॉर जीएस, हाउ टू क्वालिफाई फॉर आईएफएस इन प्रीलिम्स 2023। ठीक है, हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको आपको पूरा अभी जो वीडियो जो है, मैंने करीब 20 मिनट तक मैंने यही बात किया कि जीएस 1 को मैंने स्पेसिफिकली फोकस किया है कि किस तरीके से आपका जो कट ऑफ है, आप आईएफएस वाला जो कट ऑफ है, आप उसको क्लियर कर सकते हो। और उसके लिए मैंने जो सबसे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बताया है, वो था आपका कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप कितने ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो अगेन मैंने बताया कि मृणाल सर का एक बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की, वो अराउंड 25 ईयर के प्रीवियस ईयर को कवर करती है। तो अगर आप उसको अच्छे से आप 3 4 5 बार अगर आप करते हैं, तो काफी ज्यादा आपका चांसेस बढ़ जाएगा कि प्रीलिम्स आईएफएस का जो कट ऑफ है उसको भी क्लियर करने का। क्योंकि हम जानते हैं जो आईएफएस का कट ऑफ है वो जनरली अराउंड 10 to 20 मार्क्स ऊपर ही जाता है सीएससी के कट ऑफ से। Then question is, what is the life of an IAS and how to handle the social life and like husband? उर्जित, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ज्यादा रिलेवेंट तब होगा जब एक बार आप इंटरव्यू स्टेज पे चले जाएं, या फिर आप एक बार क्योंकि अगर आप चलिए, लेकिन अगर आपकी क्यूरियोसिटी है तो मैं आपको ये बता देता हूं कि क्योंकि ये तीनों के तीनों सर्विस ऑल इंडिया सर्विस है, तो डेफिनेटली आपको जो काम करने का मौका मिलता है वो बिल्कुल एपेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की मिलता है, जो कि पॉलिसी प्लानिंग और जो पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वो सारे डोमेन को कवर करती है। तो और डेफिनेटली अगर आप जहां भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होते हैं तो आपके ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि गिवन डिस्ट्रिक्ट का जो डोमेन है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें ऑब्वियसली आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए होगा। ये देन अगेन आपको डिपेंड करेगा आपके एक्यूमेंट पर, एंड आपको जो ट्रेनिंग जो एकेडमी में दी जाती है बेसिकली वो उसके लिए होती है कि आपका जो अभी आगे आने वाला जो पीरियड है उसमें किस तरीके से आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस और आपका जो ड्यूटी है वो किस तरीके से आप पूरे तरीके से आप डेडिकेशन से उसको पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन है, वाई इन सोसाइटी द पीपल आर मोस्टली डिसाइड द डॉक्टर प्रोफेशन इज एट द टॉप बेस्ट एंड उस पर कोई सर्विस या पोस्ट ही नहीं, क्या सिविल आईएफएस सर्वेंट्स को डॉक्टर के कंपेयर में थोड़ा कम सम्मान? देन अगेन, और जितने सारे होते हैं सर्विस, कोई भी ड्यूटी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में। वो सोसाइटी ने ऐसे प्रिपेयर कर रखा है कि नहीं भाई, ये वाला जो प्रोफेशन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है या फिर किसी और चीज का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये कोई इशू नहीं है। शिवेंद्र का क्वेश्चन मैंने कर दिया है सर, स्टेट पीसीस के साथ में यूपीएससी का प्रिपरेशन कैसे करें। देन स्काई आई से क्वेश्चन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं तैयारी के साथ साथ। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक चीज ये होता है कि क्योंकि आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो आप काफी ज्यादा जो मटेरियल्स हैं वो आप तो पढ़ रहे होते हैं डेफिनेटली, ठीक है। और तो उससे आपकी जो नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज का कोई नॉलेज इज पावर, तो नॉलेज अगर आपको है तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी अपने आप ही इंक्रीज आपकी होगी। लेकिन जहां तक बात करते हैं कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो पर्सनैलिटी टेस्ट जो यूपीएससी का है, क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी में इंटरव्यू इज नॉट एनी वर्ड, यूपीएससी में पर्सनैलिटी टेस्ट इज अ वर्ड। तो वो पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए डेफिनेटली आप कितने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे आपके जो ग्रुप्स हैं किस तरीके से लोगों में रह रहे हैं, ये आपका डिफाइन करता है कैसा आपका पर्सनालिटी है, ठीक है। और जहां तक बात करते हैं कि आपको किस तरीके से बोलना है, और जब आप बोल रहे हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ये आपका एग्ज्यूड हो, इसके लिए आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने जो ट्राई किया था, जब मैंने कॉलेज डेज में टोस्ट मास्टर नाम का एक काइंड ऑफ ग्रुप था, ये जो भी कह लो, उसमें मैं जाकर लोगों से बात करता था किस तरीके से लोगों से बात करनी है अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो ये अलग अलग चीजें हैं जिससे कि आप पर्सनैलिटी पर अपना काम कर सकते हैं। और अगेन जब आपका इंटरव्यू जब आपका नजदीक आएगा, पर्सनैलिटी टेस्ट आपका नजदीक आएगा, तो एक एक्सरसाइज करना होता है कि आपको आईने के सामने जाकर बोलना होता है कि जो भी चीज क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल जो आपको हॉबी है, लेट्स से आपके हॉबी के बारे में कुछ पूछा गया है, तो ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड सी योर बॉडी लैंग्वेज, कि आप जब बोल रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप किस तरीके से अपना जो आर्टिकुलेशन है आप उसको डिलीवर कर पा रहे हैं। तो ये आपका। देन नारायण ने पूछा है, बेस्ट टीचर फॉर पॉलिटी। टीचर फॉर पॉलिटी मैं तो आतिश माथुर सर हैं जो वो एक अच्छा टीचर है, मैं मानता हूँ, मतलब काफी चीजों को एक्सप्लेन करके बता देते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि उनके एक बार लेक्चर्स आप एक बार कर लेंगे और साथ में लक्ष्मीकांत कर लेंगे तो आपकी पॉलिटी मोर देन एनफ आपका हो जाएगा। देन तपस्या का क्वेश्चन है, ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए?
न्यू एनसीईआरटीज को फोकस रखना चाहिए, क्योंकि 4-5 साल पहले तक था कि ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते थे, बट अब ऐसे हुआ है कि न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आना चालू हो गया है, ठीक है। बट अगेन, अगर बात एनसीईआरटी की आई है तो एनसीईआरटी आपको सारे सब्जेक्ट्स के नहीं पढ़ने हैं। आपको एनसीईआरटी आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के ही पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो एंशिएंट का हो गया, मिडिवल का हो गया, आप इसकी देख सकते हो एक बार। और क्योंकि ज्योग्राफी के बारे में मैंने बता दिया कि ऋषिकेश सर का नोट्स आप रेफर कर सकते हो, तो एनसीईआरटी आप चाहो तो एक बार रेफर कर सकते हो, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया जितना कि 3-4 साल पहले वो इंपॉर्टेंट था। देन मनीष का क्वेश्चन है, सर माय इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर सो मेनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, सो हाउ टू रिमूव दिस प्रॉब्लम। स्पेलिंग मिस्टेक का एक ही सॉल्यूशन है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जब आपने पूरा क्वेश्चन जब आपने पूरा आंसर लिखा, तो प्रॉपर आप उसको सारे को चेक करो कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक आपने करा है कि नहीं करा है। अगर आप उसके बाद भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक उसमें आ रही है, तो मैं कहूंगा कि आप पहले स्पीड के बारे में भूल जाओ कि आपने 7 मिनट में एक आंसर लिखा या फिर 10 मिनट में एक आंसर लिखा। आप सबसे पहले कॉन्सियसली आप ये देखो कि आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं जब आप आंसर लिख रहे हैं। तो ये आप पहले एक्सरसाइज करो, तो ये करने के बाद से आपकी स्पेलिंग मिस्टेक मेरे ख्याल से काफी सही होनी चाहिए। देन शिवेंद्र का क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। फिर ललित का है, ललित के नागे, सर आई मीन फाइनल ईयर ऑफ माय इंग्लिश इंजीनियरिंग, सो व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटजी, शुड आई फॉलो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ओके, सो ललित, ये तो आपको ये भी डिपेंड करेगा कि आप अभी प्लेसमेंट लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते हैं। अगर मेरे से पर्सनली आप एडवाइस लोगे तो आई विल से कि यू शुड टेक प्लेसमेंट, बट साथ में आपको प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपके पास इनफ टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैसे करता था कि सुबह में आपके पास 2 घंटे आप इजिली निकाल सकते हैं, एंड देन आप ऑफिस के आने के बाद शाम को आप लेट से आप 5 PM या फिर 6 PM के बियॉन्ड में आप 4-5 घंटे आप इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि अब आप ऑनलाइन लेक्चर्स आप अवेल कर सकते हैं इजिली, तो वो भी इशू नहीं रह गया कि भाई आपको क्लास जाना पड़ेगा तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी ऑफिस से, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई विल से कि जॉब के साथ साथ इस तरीके से आपको कोई ऑनलाइन आप कोचिंग ले लो, कोई भी अच्छा कोचिंग का, विजन आईएएस या फिर नेक्स्ट आईएएस का। अगेन मैं बता दूं, किसी कोचिंग का मैं यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी कोचिंग आपके लिए अच्छा हो सकता है, और उनका प्रिपरेशन, उनका जो लेक्चर्स है साथ में आप देख सकते हो अपना काम के साथ साथ में। दीपेंद्र जवारिया ने कहा है, थैंक्स सर फॉर मोटिवेटिंग मी, नेक्स्ट ईयर आई विल बी इन IGNFA। ओके, एंड देन ओके, तो ओके, सो दीपेंद्र का क्वेश्चन मैंने एड्रेस कर दिया है। सर आप प्री दे रहे हैं आईएएस का इस बार, अगेन नॉट डेट बट लेट्स सी। आयुष कृष्णा ने बोला है कि प्लीज टेक आवर क्वेश्चंस आल्सो सर। ओके, तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन आई थिंक हियर। सो थैंक यू एवरीवन। आप सबसे मिलकर काफी अच्छा लगा, एंड इन केस इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग ऑन मोर डिटेल, लेट्स से कि ये सीसैट या फिर जीएस का, तो वी कैन डू इन अनदर सेशन।